एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो खबरों का आगाज करते हैं। देश में एक तरफ जहां लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की उज्जवल योजना के तहत दिल्ली में बीजेपी नेताओं की तरफ से गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। इस दौरान पूर्व महापौर जय प्रकाश ने ये कहा कि गैस सिलेंडर और चूल्हा सरकार दे रही है, इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी निगम में नहीं आएगी, आप सिर्फ निगम पर झूठे आरोप लगा रही है। निगम में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इस पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में अब सीबीआई की जांच होने वाली है। आप आरोप लगाती है कि बीजेपी निगम के स्कूलों को देखने नहीं दे रही, स्कूलों में घुसने पर पाबंदी लगाई गई है। मैं दिल्ली सरकार के आप विधायकों को चैलेंज करता हूं कि वो उनके वार्ड में आए और निगम के स्कूलों में क्या कार्य किया गया है वो देखें। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि उन्हें आने दिया नहीं जाता है, ये बिल्कुल गलत है। दोबारा नहीं, भाजपा चौथी बार आएगी, क्योंकि हमने निगम में काम किया है। एक तरफ दिल्ली सरकार है जो जिन पर रोज सीबीआई जांच हो रही है, बस के अंदर सीबीआई जांच, दारू के अंदर सीबीआई जांच, स्कूल के अंदर सीबीआई जांच, जल बोर्ड में सीबीआई जांच होने वाली है। तो आने वाले टाइम में दिल्ली सरकार के सभी विभागों की जांच चल रही है। एक तरफ नगर निगम है जिन्होंने बगैर पैसे के लोगों को कोविड काल हो या अन्य स्थिति हो, सब जगह लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है लोगों की सेवा करने के लिए। हम निगम में चौथी बार चुनकर आएंगे, सरकार बनाएंगे और लोगों की जनता फिर की सेवा फिर वैसी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है निगम पर और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, और यही मसला एक बार फिर से देखने को मिला जब पूर्व महापौर जो है उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, पहले जब आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के नगर निगम के जो स्कूल हैं उनके अंदर आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही इन स्कूलों को अंदर देखने दिया जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा था निगम के ऊपर। मगर अब कहीं ना कहीं आम जो पूर्व महापौर हैं जयप्रकाश, उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है और खुले तौर पर चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी के जो जितने भी विधायक हैं दिल्ली के अंदर वो आ सकते हैं उनके वार्ड के अंदर, और दिल्ली के नगर निगम के जो स्कूल हैं उनको देख सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया जा रहा है, चेतावनी भी दी गई है और यहाँ तक कि निमंत्रण भी दिया गया है कि आइए उनके वार्ड के अंदर निगम के स्कूल को देखिए और किस तरीके से निगम ने अपने स्कूल को बेहतर किया है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली कह सकते हैं जयप्रकाश की, तो जयप्रकाश ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सीबीआई रेड जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर होती हुई नजर आ रही है और अब आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो जल बोर्ड है उसके ऊपर भी सीबीआई की जांच होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज संकेत जरूर दिया जा रहा है कि सीबीआई जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार के ऊपर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक कह सकते हैं कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से जयप्रकाश ने बिल्कुल आम आदमी पार्टी को हमला बोला है और कहीं ना कहीं उनको चेतावनी दी है कि उनके वार्ड के अंदर आइए और उनके स्कूलों को देखिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी उनके वार्ड के अंदर स्कूलों के अंदर जाती है या लेकिन आम आदमी पार्टी को चैलेंज तो दे दिया गया है उनके वार्ड में आकर स्कूलों को देखने का। पहले भी आम आदमी पार्टी जाने की कोशिश करती है, जब ये कह दिया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा है उनके स्कूलों में, उनके वार्डों में तहकीकात नहीं करने दी जा रही है, ना ही देखने दिया जा रहा है। इन आरोपों का फिर क्या करें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। आम आदमी पार्टी के जो आरोप थे उनका जरूर खंडन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से जयप्रकाश ने कहा कि उनके वार्ड के अंदर और जितने भी निगम के स्कूल हैं उनके अंदर आ सकते हैं। यानी कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप था कि निगम के स्कूलों को देखने नहीं दिया जा रहा है, उनके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया तक को रोका जा रहा है और यहाँ तक कि जो परिजन है उनको रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। और अब जिस तरीके से खुले तौर पर चेतावनी दी गई है कि आइए उनके विधायक जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी
विधायक हैं वो उनके वार्ड में आ सकते हैं और उनके निगम के स्कूल जो है वो उनको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चेतावनी जरूर दी गई है, मगर देखना होगा क्या चेतावनी स्वीकार करके आम आदमी पार्टी के विधायक उनके वार्ड के अंदर और निगम के स्कूलों के अंदर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। मगर यहाँ पर एक और संकेत जरूर दिया गया है कि सीबीआई रेड जो है वो अब जल बोर्ड के ऊपर भी होने वाली है, यानी कि पहले से ही इसकी जानकारी दी जा रही है कि सीबीआई जो है वो अब जल बोर्ड के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। जी ईडी सीबीआई की जो भी कार्रवाई है उसको लेकर कह दिया जाता है कि पूर्व सुनियोजित है पूरे तरीके से। तो अब जिस तरीके से पहले ही पूर्व महापौर ने कह दिया है कि जल निगम बोर्ड पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि बीजेपी वाकई सुनियोजित तरीके से ये छापेमारी करवा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा। जो आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, और जिस तरीके से लगातार अब संकेत भी मिल चुके हैं खुद जयप्रकाश जी के द्वारा, यानी कि जो पूर्व महापौर हैं और ये बड़े नेता भी माने जाते हैं भाजपा के, उनके द्वारा ये संकेत जरूर दिया गया है कि सीबीआई जो है अब दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो पहले से ही संकेत दिया जा रहा है कि अब जल बोर्ड की नंबर आ चुका है और जल बोर्ड के ऊपर सीबीआई जो है वो अपनी जांच करेगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब पहले से ही संकेत दिए जा रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही शायद जांच एजेंसियां काम कर रही है। मगर अब देखना होगा क्या इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बयान देगी, या फिर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही है, स्कूलों के अंदर, निगम के स्कूलों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और जिस तरीके से अब चेतावनी दी गई है कि उनके निगम के स्कूलों को देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब पहल करनी होगी और निगम के स्कूलों के अंदर जाकर जरूर देखना होगा कि निगम के द्वारा किस तरीके से कार्य किए गए हैं स्कूलों के अंदर। जी लगातार जिस तरीके से तमाम चीजें कही जा रही है, पूर्व महापौर ने जिस तरीके से एक चैलेंज के तौर पर देखा है इस चीज को और कहा है कि आप आकर देखिए हमारे स्कूलों को, ये एक चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए। अब बात सीधी से ये है कि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ आई आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। कल जिस तरीके से एक कहते कार्यक्रम किया गया था जिसके अंदर उज्जवल योजना के तहत महिलाओं को और लोगों को सिलेंडर और गैस चूल्हे बांटे गए, क्योंकि महंगे, एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ इस तरीके की राहत दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से चेतावनी दी गई और यहाँ तक कि संकेत भी दिया गया कि सीबीआई रेड जो है वो अब दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर होने वाली है, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मगर जरूर इस खबर को देखने के बाद शायद आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। और जिस तरीके से चेतावनी दी गई है, चैलेंज दिया गया है कि आइए उनके निगम के स्कूलों को देखिए, तो देखना होगा कि इस चैलेंज को स्वीकार करके आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक है क्या वो निगम के स्कूलों के अंदर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक आज पार्टी के राज्य मुख्यालय में होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आगामी चुनावों के लिए पार्टी अपनी रणनीतियों पर खाका खींचेगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल के साथ ही अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। बैठक में सेवा पखवाड़ा के तहत जनता के बीच सेवा कार्यों के तहत क्या क्या किया जाना है, इसकी विस्तृत रूपरेखा खींची जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। बैठक में एमएलसी के रिक्त हो रहे पदों के लिए नए नामों पर भी मंथन किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन अपने कार्य योजनाओं को आगे से बढ़ाने का खाका पार्टी पदाधिकारियों को देंगे। तो आपको बता दें कि लखनऊ मुख्यालय में आज भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होगी। यूपी बीजेपी की अहम बैठक ये होने जा रही है, जिसमें सेवा पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है, उसको लेकर चर्चा होगी। और ये चर्चा
काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि इस चर्चा में तमाम जो रणनीति है पार्टी की ओर से वो तैयार की जाएगी और इसी के साथ आगामी चुनावों को लेकर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पार्टी की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी अपनी रणनीतियों का खाका इस दौरान खींचेगी, कई रणनीतियां बनाएगी। सेवा पखवाड़ा किस तरीके से मनाया जाए ये रणनीति बनाई जाएगी और इसी के साथ कई अहम रणनीतियां पार्टी द्वारा बनाई जाएगी। बैठक में सेवा पखवाड़े के तहत जनता के बीच सेवा कार्यों में क्या क्या किया जाना है, ये काफी अहम मुद्दा इस बार रहने वाला है, क्योंकि जनता के लिए क्या कार्य किए जाने हैं ये पार्टी के लिए सोचना अहम है। क्योंकि जिस तरीके से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसको लेकर अब पार्टी लगातार सक्रिय है और पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार अब प्रयासरत है। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होगी, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, यूपी बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी कहीं ना कहीं आज बैठक करेंगे और पार्टी कार्यालय में बैठक होगी और साफ तौर पर बैठक में कहा जा सकता है कि भाजपा के सातों मोर्चे के पदाधिकारी इसमें जाएंगे। किसान मोर्चा की भी रहेंगी, युवा मोर्चा की रहेंगे, जितने भी मोर्चा है वो कहीं ना कहीं मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में यूपी किसान मोर्चा के भी नेता उसमें रहेंगे और साफ तौर पर कहा से लगभग 2:30 बजे ये बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन्मदिन के अवसर पर जो पखवाड़ा चलना है उस पखवाड़े को लेकर चर्चा नगर निकाय के चुनाव है उस चुनाव बारे में भी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस कहा जा सकता है वो विधानसभा चुनाव के बाद अब वो कहीं ना कहीं अब जो निकाय चुनाव है, क्योंकि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं मानती है, तो इस चुनाव के चलते जो निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकाय सीटों को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार करने जा रही है। संगठन महामंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे और राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और सभी पदाधिकारी की इस बैठक की सभी जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, SC/ST मोर्चा हो, ऐसे जितने भी मोर्चे हैं उन सातों मोर्चों की कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है इस बैठक में शामिल है। इस बैठक में कई पदाधिकारियों को शामिल होने की संभावना है और इस दौरान बात यह भी कही जा रही है कि जिस तरीके से जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर भी अहम जानकारी जो है वो इस बैठक में ली जाएगी। आपको बता दें कि रणनीतियों का खाका खींचेगी। जितेंद्र, किस तरीके से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी? देखिए, तमाम रणनीति कहा जा सकता है रणनीति है उसमें कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के चलते भी जनता के बीच में नब्ज टटोलने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जाहिर सी बात है कि जाएंगे और किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस हो, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हो, इन सभी के अवसर पर कहा जा सकता है कि सभी नेता जाएंगे और इस तरफ से निकाय चुनाव है उस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकों के दौर के बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने का काम करेगी और प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निकाय सीटें जीते और लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 80 का जो दावा किया है लोकसभा में 80 की 80 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत का जो दावे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो नेता है वो इसमें जुट चुके हैं और तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी है और तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। 2024 का टारगेट सामने है, निकाय चुनाव का टारगेट सामने है, तो सभी को निभाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। बैठकों का दौर है, वो बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति होगी, सेवा पखवाड़े को लेकर रणनीति होगी और क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें रह सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद जो भूपेंद्र चौधरी का जो बैठकों का दौर है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार वो बैठक पे बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो। और जाहिर सी बात है इन सब कुछ चलते भूपेंद्र चौधरी चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर बैठक हो, क्योंकि सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे, प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद है, तो सब कई अहम बातों पर चर्चा होगी।
कि जनता के बीच में कैसे जाया जाए। और सातों मोर्चे का मिलाने का मतलब है कि सभी अपना अपना मोर्चा संभालेंगे, जिनकी जिम्मेदारी जिनको है, चाहे वो किसान मोर्चा के पदाधिकारी है, किसानों से कैसी बातचीत की जाए और किसानों को कैसे रिझाने का काम किया जाए, इन सब मोर्चों पर बातचीत होगी और हम्म कहीं ना कहीं मेगा प्लान कहा जा सकता है तैयार होगा। जो ये भी कहा जा रहा है कि महामंत्री जो है वो कार्य योजना आगे बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं, किस तरीके से इसको लेकर जानकारी? देखिए, कार्य योजना जाहिर सी बनाएंगे और जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में कैसे जाना है, क्योंकि निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो कहा जा सकता है कि बड़ा चुनाव होता है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य योजना को तैयार करेगी। पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, तो जाहिर सी बात की जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा है। तो कई तरह से कार्य योजना तैयार की जाएगी कि जनता को किस माध्यम से आना और क्या क्या जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों लेकर जाना है, उन हम्म सब उपलब्धियों पर लेकर बातचीत की जाएगी। कार्य जो पदाधिकारी हैं, जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं, सातों मोर्चा के, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो दी जाएगी, उनको संबोधित करेंगे, हो सकता है संगठन महामंत्री। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेष लेक्चर 13 सितंबर यानी आज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक करवाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये लेक्चर एजुसेट सिस्टम के द्वारा किया जाएगा और राज्य के सभी स्कूल प्रमुखों और प्रधानाचार्यों को पत्र जारी करके हिदायत की जाएगी कि वो ये लेक्चर जरूर अटेंड करें। इसके अलावा जिन सरकारी स्कूलों में एजुसेट नहीं काम कर रहा है, उन स्कूलों के प्रमुख नजदीकी स्कूल में जाकर इस लेक्चर को अटेंड करें, ये उनसे अपील की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इस लेक्चर का मकसद पंजाब सरकार द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को अलग अलग छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ देना है। तो आपको बता दें कि आज एक विशेष लेक्चर जो है वो पंजाब सरकार द्वारा रखा गया है। सुबह 11 बजे से 11:40 तक ये जो लेक्चर है वो रखा जाएगा और इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो सरकार है वो छात्रवृत्ति योजना को लेकर किस तरीके से बच्चों में एक जागरूकता पैदा कर सकती है और उसी के साथ किस तरीके से टीचर्स उनको ये जागरूक कर सकते हैं कि उनको छात्रवृत्ति के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं, इसको लेकर आज ये लेक्चर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल एक विशेष लेक्चर की जो व्यवस्था है वो पंजाब सरकार द्वारा की गई है और खास बात यह है कि ये सभी स्कूलों के प्रमुखों और प्रधानाचार्यों के लिए लेक्चर है। जी बिल्कुल सही तौर पर बात करें तो पंजाब के सभी सरकारी स्कूल्स के लिए ये अगर हम कहें मुहिम शुरू की गई है पंजाब सरकार की तरफ से, एजुसेट पे बाकायदा सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स को यहाँ पे इसमें अटेंड करना है ताकि उनको अवेयर कराया जा सके कि उनके बच्चों के लिए कौन से अगर हम सही तौर पर कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल है। कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हम कहें कि अपनी राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से कई अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई जाती है, पर बच्चों को उनके बारे में पता नहीं होता। बच्चे की छोड़िए, कई बार टीचर्स को भी उनके बारे में पता नहीं होता कि ये स्कॉलरशिप उनके बच्चों को दिलाई जा सकती है, इसमें कि कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, किस जनरल से, कोई किस परिवार से, किस बैकग्राउंड से, तो इन सबको ये स्कॉलरशिप दी जा सकती थी। पर अगर वो बच्चों के हम कह रहे पता नहीं होता तो वो स्कॉलरशिप ले नहीं पाते और इससे उनकी पढ़ाई को नुकसान होता है क्योंकि फिर वो पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज को पंजाब सरकार का टारगेट है पंजाब के एजुकेशन मॉडल का सुधार करना, पंजाब के बच्चों को और ज्यादा एजुकेट करना, तो जितने ज्यादा वो एजुकेट होंगे पंजाब के लिए उतनी ज्यादा अच्छी, अगर हम कहें कि यूथ की पीढ़ी तैयार होगी जो आगे चलकर पंजाब को ही अपलिफ्ट करेगी। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बाकायदा एक सेमिनार अटेंड करवाया जा रहा है जिसमें कि जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स है उसके बारे में उन्हें अवेयर कराया जा रहा है। बाकायदा हर एक, चाहे हम कहें कि एससी बच्चों के लिए हो, चाहे ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए हो, हर एक वर्ग के लिए जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है किन किन और कैसे अवेयर करनी है, ये कि कौन से अवेलेबल है, उनको बाकायदा कैसे बच्चे अवेयर कर सकते हैं, कैसे टीचर्स और प्रिंसिपल उनकी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आज 11 से 11:30 के बीच में उनके बाकायदा एक सेमिनार लगेगा जिसमें हर एक स्कॉलरशिप ऑप्शन जो पंजाब सरकार के पास पंजाब के स्कूल के बच्चों के लिए
वो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे अवेल करना है, कितना अमाउंट होता है, क्या क्या जरूरतें मिलती है उसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे आपको, वो सब चीजें डिटेल दी जाएंगी। जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव पंजाब सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। अब पंजाब सरकार की ओर से ये इनिशिएटिव तो लिया गया है, लेकिन इसको लेकर स्कूलों के प्रमुखों, प्रधानाचार्यों और प्रिंसिपल्स का क्या कहना है? क्या वो इस लेक्चर को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? जी, प्रिंसिपल और टीचर्स की बात करें तो काफी ज्यादा ठीक है। तो देखिए वो चीज मानते हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत होती है, पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप की काउंट लिमिटेड होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की बात करें तो एक स्कूल से 10 या 20 फीस की अलाउंस होती है, क्योंकि एक कोटा डिक्लेयर किया होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि वो कोटा फुल हो जाता है तो टीचर्स के ऑप्शन नहीं होता और बच्चे आगे उसमें ऐड करने का। तो अब टीचर्स को लगता है कि जैसे हमें और स्कॉलरशिप के बारे में पता चलेगा और कैसे अवेल करना है, तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिला पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं या फिर उनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन में हेल्प नहीं होती, पर वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की करते वो आगे पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज के जरिए इस अगर हम जो सेमिनार लग रहा है कि उनको नई नई स्कॉलरशिप के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो आमतौर पर हम बात करते हैं कुछ गिनी चुनी स्कॉलरशिप के बारे में उसको पता होता है जो टीचर्स पहले से ही देती आ रही है, पर अब जो नई स्कॉलरशिप आएंगी उनके बारे में डिटेल्स पता चलेंगे और उनको कैसे अवेल करना है। तो इससे टीचर्स को भी फायदा होगा, टीचर अपने वो फायदा अपने टीचर्स अपने बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि आपको अगर उनको लगता है कि बच्चा अच्छा कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है, तो ऐसे फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसको इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का फायदा लाभ मिल सकता है। जिसमें ज्यादा मार्क्स हो, अगर आपने 80% जैसे एग्जाम्पल 80% स्कोर किया हुआ तो आपको 70-80% स्कॉलरशिप दी जा सकती है, तो वो एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो वैसे उन बच्चों को अवेल करवाया जाएगा ताकि बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई जारी रखें। यानी कि ये साफ है कि जो पंजाब सरकार है वो सिर्फ योजनाएं बना नहीं रही है, योजनाओं को पूरे तरीके से बच्चों तक या किसी भी आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए वो पूरे तरीके से प्रयासरत है। इसको लेकर अब किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? आज इस चीज का हर कोई स्वागत कर रहा है। देखिए अगर मैं चीजें बात करूँ, मैं टीचर्स की बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, या इवन प्रिंसिपल की बात करूँ, हर कोई प्रिंसिपल जिन्होंने बैठना है, प्रिंसिपल टीचर्स ने सेमिनार अटेंड करना है, तो पेरेंट्स को ये पता है कि इससे हमारे बच्चों को फायदा होगा। ठीक, और हम कह सकते हैं कि गरीब तबके के पेरेंट्स है जिनको पता है कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर कई बार वो जो मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कई बार कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाती है कि वो जो थोड़ा सा बच्चों के पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो भी इकट्ठा नहीं होता। तो ऐसे में सिचुएशन आ जाती है कि उस लोग बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देते हैं। पर ऐसे इनिशिएटिव से वो बच्चे जो अच्छा पढ़ सकते थे, जो अच्छा आगे मतलब पढ़ाई करके आगे जा सकते थे, उनकी पढ़ाई अब नहीं रुकी गई। टीचर्स को पता कि अगर टीचर से फाइनेंशियल दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती है तो उनको बाद उनका एक जरिया है कि आपको बच्चों को जरिया ही नहीं फाइनेंशियल दिक्कत जब नॉर्मल भी हो तो भी बच्चों को बताया जा सकता है कि अगर आप ये फॉर्म भरेंगे, आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो सकती है और उसके बाद आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के स्कूल में आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक ऑलरेडी ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हर कोई स्वागत कर रहा है। तो देखिए एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा हम कहें कि बोल सकते हैं कि जरिया है जिससे हम अपने यूथ को, हमारे अगर उनके पिछड़े वर्ग को आगे ला सकते हैं, गरीब तबके को अपलिफ्ट कर सकते हैं और किसी को भी जिंदगी में अच्छा बनने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से ये लेक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ये एक विशेष लेक्चर है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बच्चों में और साथ साथ जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी इसको लेकर डेवलप होगी कि छात्र जो है वो किस तरीके से छात्रवृत्ति ले सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज इसकी नहीं होती है, या कई गाँवों के अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो उन्हें ज़्यादा इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं, वो भी अब जागरूकता के साथ अपने बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलवा पाएंगे। सरकार की तरफ से शिक्षाएं जारी की गई, उन्होंने एजुकेशन के जरिए 40 मिनट का लेक्चर होगा हर एक स्कूल्स के प्रमुख को और प्रधानाचार्यों को इसकी बकाया जानकारी दे दी गई है। और ये बात भी कही है अगर बाई चांस आपके स्कूल में एजुसेट नहीं चल रहा है तो आप अपने बगल के सबसे नजदीकी जहाँ एजुसेट चल रहा है वहां जरूर जाएं। तो वो देखिए ये चीज हाईलाइट की गई, ये चीज उन्होंने गाँव को देखते हुए जहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद एजुसेट ना हो, इस चीज को देखते हुए उन्होंने चिट्ठी जारी की है कि आप अगर आपके स्कूल में किसी कारण नहीं चल रहा तो आप वहां पे जाएं, उधर जाके आप अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपनी हाजिरी लगाएं ताकि आपको एटलीस्ट हम अवेयर करा सके। क्योंकि मेन मसला है अवेयरनेस का कि एक बार कोई भी प्रिंसिपल टीचर कोई भी अवेयर हो जाता है तो उसके बाद ऑप्शन होगा कि कैसे अपने बच्चों के लिए एक बेटर सिचुएशन तैयार की जाए। क्योंकि देखिए बच्चों को कई बार कई चीजें होती हैं बच्चे खुद नहीं बता सकते, पर टीचर्स क्योंकि उन शुरू से पढ़ा रहे हैं उन्हें पता होता है कि अभी बच्चे को दिक्कत आ रही है, हाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि टीचर्स बच्चे का माइंडसेट समझ लेती हैं। तो वही चीज है कि बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव पंजाब सरकार ने लिया है। जी
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 सितंबर को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुंजमुरा और खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चपले में आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लेंगे और उनकी समस्याओं की सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री यहां रोड शो के बाद वहां विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और सामाजिक मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी। साथ ही साथ जन समस्याओं को भी सीएम द्वारा यहां पर सुना जाएगा। जन समस्याएं सुनने के साथ साथ आम जनता से मुलाकात कर जो भी योजनाएं और सरकार द्वारा चल रही है उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से जनता को मिल रहा है, या फिर बात करें किस तरीके से आम जो जनता है वो इसको लेकर किस तरीके की क्रियान्वयन की स्थिति है, इसका फीडबैक यहां पर सीएम भूपेश बघेल लेंगे। तो रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। इस दौरान वो शासकीय योजनाएं जो सरकार द्वारा योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन योजनाओं और कार्यक्रम का जनता को किस तरीके से लाभ मिल रहा है इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसके साथ जनता दरबार के तहत वो जन समस्याओं को भी सुनेंगे और किस तरीके से जनता इस समय उनकी सरकार से खुश है या नहीं इस पर भी विचार आज सीएम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। जनता से उनके तमाम बातों को सुना जाएगा सीएम भूपेश बघेल द्वारा। इसी के साथ आपको बता दें कि समस्याएं सुनने के साथ साथ वो ये भी जांचेंगे कि किस तरीके की क्रियान्वयन की स्थिति तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की देखने को मिल रही है और इसी क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो आज फीडबैक इन तमाम समस्याओं का लेंगे। मुख्यमंत्री खरसिया में रोड शो भी करेंगे और रोड शो करने के साथ साथ यहां पर विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात इस दौरान सीएम भूपेश बघेल करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा इस दौरान सीएम भूपेश बघेल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज रायगढ़ दौरा है। रायगढ़ दौरे में वो विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इसी के साथ वो यहां पर समस्याओं को सुनने के साथ साथ तमाम जो लोग यहां पर मौजूद हैं आपको बता दें कि उनको लेकर सीएम भूपेश बघेल उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ यहां पर सरकारी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है और किस तरीके से कार्यक्रमों का लाभ लोगों को मिल रहा है उसका फीडबैक सीएम भूपेश बघेल लेंगे। तो रायगढ़ के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल जहां पर एक रोड शो भी सीएम बघेल द्वारा प्रस्तावित है। सीएम भूपेश बघेल एक बड़ा रोड शो करेंगे और इसी के साथ साथ अलग अलग समाज और संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा आज सीएम भूपेश बघेल द्वारा की जाएगी। तो रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 सितंबर को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुंजेमुरा और खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चपले में आम जनता से मुलाकात करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद लोक निर्माण विभाग ने मिशन मोड में निर्माण कार्य कर गति प्रदान की है। इसी क्रम में राजपुर क्षेत्र के विधायक खजान दास ने आज शहर के विभिन्न स्थानों में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से सड़कों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था से काम वापस लेकर लोक निर्माण विभाग को यह काम सौंपा था। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के सुधारीकरण कार्य को प्राथमिकता देते हुए काम शुरू कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें आ रही थी कि निर्माण कार्य जो है वो काफी धीमी गति से चल रहा है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम विधायक मंत्री भी अब एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी का काम करीब पिछले 4 सालों से लगातार चल रहा है। कई सीईओ बदले गए, कई अधिकारी को हटाया गया, कई ठेकेदारों को से काम वापस ले लिया गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ और धीमी चाल से ही काम चलता रहा। लेकिन अब जो खजान दास है, जो सरकार के ही जो बीजेपी के ही विधायक है, राजपुर क्षेत्र से विधायक है, उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 दिन के अंदर काम शुरू ना किया गया या ठीक तरीके से काम ना हुआ तो धरने पर बैठेंगे। तो इसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उनसे खजान दास ने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। अधिकारियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली है कि काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिल्कुल भी खराब गुणवत्ता से काम किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी मुस्कान, इस तरीके की कार्रवाई से ये भी साफ है कि धामी सरकार जो है वो पूरे तरीके से निर्माण कार्य में गति और जनता को सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। इसी बीच अब निर्माण कार्य जो है वो क्या वाकई उसी गति से चल रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही है उनसे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले जो काम कर रहे थे तो ठेकेदार काम कर रहे थे, कंपनी के थ्रू ठेकेदार काम कर रहे थे, लेकिन अब ये काम लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि अब काम में तेजी आएगी कि लोक निर्माण विभाग के मुख्यमंत्री ने कल ही जो है बैठक ली और उनको साफ हिदायत दी है कि तेज गति से काम किया जाए, जो उसमें मटेरियल लगाया जाए सड़कों वगैरह में, उसकी भी गुणवत्ता बहुत अच्छी रखी जाए। ऐसा ना हो कि आज सड़क बनाई गई और 1 महीने बाद वो टूट जाती है। तो बिल्कुल धामी ने बिल्कुल साफ ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है किसी के कारणों से, इसलिए लोक निर्माण विभाग को ये बिल्कुल साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि तय वक्त में काम पूरा करें और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करें ताकि देहरादून स्मार्ट बने। जी पुष्पान, इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है निर्माण कार्यों की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से धामी ने निर्देश दिए हैं तो अधिकारी भी सक्रिय हो गए। उन्होंने जो सड़कें जहां पर टूटी हुई थी, जो सड़कें बनने के बाद टूट गई थी, उन सड़कों को चिन्हित किया है, वहां पर दोबारा मरम्मत की जाएगी। जो सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं उन्हें दोबारा बनाया जाएगा। तो जो अधिकारी बिल्कुल सक्रिय हो गए और लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ की सड़कें जो है खराब हुई हैं और किन सड़कों को ठीक करना है ताकि आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी ना हो सके। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक पार्टी बीजेपी मुख्यालय दीपकमल चक्र में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की।
डॉक्टर सिकंदर ने बताया कि बैठक में अधिकतम समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी का दृष्टिपत्र एक मजबूत दृष्टिपत्र होगा, जिसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों, जिलों, मंडलों का ख्याल रखा जाएगा। दृष्टिपत्र के लिए हमें अनेकों सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दृष्टिपत्र को एक नीतिगत दस्तावेज बनाती है और उसमें किए गए एक एक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पूरा नेतृत्व जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई और ये पहली बैठक काफी अहम रही। इस पहली बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि बीजेपी का जो दृष्टिपत्र होगा वो एक मजबूत दृष्टिपत्र होगा और इस दृष्टिपत्र में सभी वर्गों, क्षेत्र, जिलों, मंडलों और नीतिगत दस्तावेज एक बनाया जाएगा और सभी का ख्याल रखा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल बात कर ली जाए, जो समिति की बैठक हुई है, घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि बीजेपी चुनावों को लेकर सक्रिय मानी जा रही है और ये देखा भी जा रहा है। पहली बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी देखिए, जो भाजपा है, भाजपा क्योंकि सत्तारूढ़ दल है इसलिए इसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। इनका जो पिछला घोषणा पत्र था या कहें जो दृष्टि पत्र इन्होंने पिछली बार 2017 में बनाया था, उसी को लेकर जो है कल मंथन किया गया कि उसमें से कितनी जो घोषणा है या जो कितना जो लोगों के लिए कहा गया था, घोषणाएं की गई थी, वो कितना पूरा हुआ है, उस पर कल मंथन किया गया। और प्रोफेसर सिकंदर जो इस कमेटी के जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है जो 2017 में जो जनता से वादे भाजपा ने किए थे उनमें से 99% जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। अब जो है ये जो कल जो बैठक पहली की गई वो शिमला में जो है व्यापारियों के साथ की गई थी और व्यापारियों से उनसे पूछा गया कि व्यापार के सरलीकरण के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो किस तरह की जो घोषणाएं हैं वो भाजपा से चाह रहे हैं, किस तरह की जो राहत है आने वाली सरकार से वो चाह रहे हैं, उसके ऊपर वो आज कल जो है गहन चर्चा की गई। और जो है 20 सितंबर तक का टाइम इस समिति ने लिया है कि वो 20 सितंबर तक काफी जो मसौदा है घोषणा पत्र के लिए वो तैयार कर लेगी और जो 21 सितंबर है उसको एक और बैठक होगी। ये पहली बैठक मानी जा रही है दृष्टि पत्र के मसौदा तैयार होने के बाद, वो काफी अहम होगी और उसमें जो है विभिन्न जो वर्ग है उनके जो वो जो चाह रहे हैं सरकार से या आने वाली जो सरकार से चाह रहे हैं वो चीजें उसमें शामिल की जाएंगी। और इसको लेके जो है भाजपा ने कल 21 जो उप समितियां हैं उनका भी गठन कर लिया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों से मिलेगी, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र है, खेल कूद है, जो अलग अलग क्षेत्र है, भाषा एवं संस्कृति है, इस तरह की जो अलग अलग 21 उप समितियां हैं इस समिति के अंडर जो है वो भाजपा ने कल उनकी जो है घोषणा भी की है और उनमें जो है विभिन्न सदस्य, चाहे वो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। कर्मचारियों के लिए एक समिति बनाई गई है। तो आप देखेंगे कि जो भाजपा है वो काफी सक्रिय है और काफी गहनता से वो विचार विमर्श कर रही है कि क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, क्योंकि वो पहले घोषणाएं कर चुकी है, उसके ऊपर वो सरकार चला रही है, तो आने वाले दिनों में वो और ज्यादा क्या जनता को दे सकेंगी, इसी पर जो है गहन चिंतन जो है कल किया गया। ये जो समिति बनाई जा रही है, अब जिसने व्यापारियों से बातचीत की, आगे किस तरीके से किन किन वर्ग से बातचीत की जाएगी, क्या कुछ इसका पूरा प्रक्रिया रहने वाली है मसौदा तैयार करने के लिए? जी देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने यहाँ गारंटियां दी, फिर कांग्रेस ने गारंटी दी है, अब उसको लेके क्योंकि भाजपा ने सबसे बाद में जो है अपनी घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है वो करनी शुरू की है और उनका कहना है और उन्होंने जो उप समितियां बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 21 उप समितियां भाजपा द्वारा बना ली गई है और इन 21 उप समितियों में जो है वो जो है अलग अलग लोग हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है, स्वास्थ्य से है, इन लोगों को जो शामिल किया गया, इन लोगों को अब जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोग जिन समितियों को इनको लिया गया है उस क्षेत्र के लोगों से मिले और उन क्षेत्र के लोगों की जनता की क्या समस्याएं हैं या क्या वो घोषणा है राज्य सरकार से चाहते हैं वो जो है बताए। और ये जो उप समितियां हैं ये मेन जो समिति है उसको ये सब जो रिपोर्ट करेगी और बताएगी कि जो उनसे संबंधित लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में वो क्या चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या चाह रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में वो क्या चाह रहे हैं। तो ये टाइम इन्होंने लिया है कि 20 सितंबर तक काफी मसौदा जो है तो
तैयार कर लिया जाएगा और जो ये 21 उप समितियां हैं उनको जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो अलग अलग जाकर बैठ के करें लोगों के साथ और लोगों से जाने कि आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, क्या वो चाहते हैं। जी आने वाली सरकार से जनता की क्या अपेक्षा है, इसको लेकर ये जो समिति है वो लगातार बैठकें कर रही है। अब किस तरीके की समस्याएं लोग जो है वो इनके सामने रख रहे हैं? व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग ने क्या क्या समस्याएं रखी और किस तरीके से बताया कि क्या समाधान चाहते हैं व्यापारी? जी देखिए क्योंकि जो व्यापारी वर्ग कल जो भाजपा की जो समिति है उनके साथ जब बैठक करने आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो व्यापार में उनको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो जीएसटी से संबंधित है, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो बड़े व्यापारी है, किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही, किस तरह का वो सरलीकरण व्यापार में चाहते हैं, किस तरह से सरकार से चाहते हैं कि जो व्यापार के लिए अभी तक जो नीतियां बनी है उनमें बदलाव किया जाए या उनमें संशोधन किया जाए। तो इसको लेकर जो है व्यापारियों ने अपनी बात रखी है और जो भाजपा की जो ये समिति है घोषणा पत्र की, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जो आने वाले जो घोषणा पत्र है या स्वर्णिम दृष्टि पत्र जिसको भाजपा कहती है उसमें इन बातों को शामिल किया जाएगा और जब अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे जो नई नीति है वो व्यापारियों के लिए लागू की जाएगी। जी आगे किस वर्ग के साथ बैठक ये समिति करने जा रही है और अगली बैठक कब होगी? जी देखिए मैंने बोला कि जो 21 सितंबर को जो ये समिति है वो अगली बैठक लेगी और उस बैठक तक जो तमाम जो उप समितियां हैं वो तमाम लोगों से मिलेगी, वो चाहे बागवानी से संबंधित है, चाहे युवाओं से संबंधित है। ये लोग अलग अलग समितियों में जाके क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है और अगर एक ही समिति को ये जिम्मेदारी दी गई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ग छूट सकता है। तो भाजपा ने कल भी कहा है कि हम लोग जो ये दृष्टि पत्र बनाने जा रहे हैं इसमें किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, कर्मचारी है। तो हर वर्ग के लिए एक उप समिति का उन्होंने गठन किया है। उनको ये जिम्मेदारी की है कि अब आज से वो उप समितियां जो है विभिन्न वर्गों से बैठ के करें और बैठकों के बाद बताएं कि किस तरह की जो घोषणाएं हैं वो चाह रहे हैं, किस तरह का जो राहत है वो सरकार से चाह रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं उनकी है। तो ये आने वाली जो अगली बैठक है वो 21 सितंबर को निर्धारित की गई और 21 सितंबर को जो मसौदा है वो घोषणा पत्र का काफी हद तक साफ हो जाएगा। हालांकि आज जो है जो भाजपा की जो ये घोषणा पत्र समिति है वो एक आज पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। पोर्टल के जरिए वो कह रही है कि आज वो घोषणा ये लॉन्च करेगी और उसमें जो जनता है वो पोर्टल पे जाकर अपनी बात रख सकती हैं और वो बता सकती हैं भाजपा को कि आने वाली अगर सरकार आती है तो वो टीना जी एक बात ये भी है, देखिए जब भी मसौदों की बात आती है या फिर बात करें कि योजनाओं की, जनता की जब बात आती है चुनावों के समय तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक मात्र होते हैं और राजनीति के तौर पर उन पर चर्चा की जाती है, लेकिन जनता के जो आम जो मुद्दे होते हैं, जो वाकई मुद्दे जनता के हैं, वो गौण हो जाते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता चाहती है कि इस बार चर्चा हो? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि जब इस तरह के कोई 5 साल बाद जब इस तरह का कोई ये घोषणाएं जो घोषणा पत्र विभिन्न राजनीतिक दल जब बनाते हैं तो बड़े बड़े वो वादे जनता से करते हैं, बड़े बड़े वादे वो अपने प्रदेश के लिए करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं वो कहीं भूल जाते हैं। तो ऐसे में इस बार जो जनता है वो महंगाई से बहुत त्रस्त है, बेरोजगारी हमारे अगर हिमाचल की बात करें काफी हद तक बढ़ चुकी है, नशा की जो यहाँ पे जो नशा के जो प्रचलन था वो काफी बढ़ चुका था। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर जो है वो सरकार बात करे, आने वाली जो दल है वो बात करें और बताएं उनको कि महंगाई से वो उनको कैसे राहत देंगे, कैसे वो जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि युवा है, लगातार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़ लिख के वो निकल रहे हैं लेकिन रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में छोटी छोटी चीजें हैं वो जो जनता चाह रही है और आपने ये देखा भी होगा, इस बार बदलाव भी बड़ा देखा होगा राजनीतिक दलों में। घोषणा पत्र कोई नहीं कह रहा है कि हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। आम आदमी पार्टी की बात करें, सबसे पहले उन्होंने गारंटियां देना शुरू की, क्योंकि गारंटी शब्द एक तरह का जो उनको लगता है कि एक तरह का जो जनता है, जनता उसके ऊपर रिलाई करेगी, भरोसा करेगी कि गारंटी दी है, घोषणा नहीं की है। तो इसी तरह कांग्रेस ने 10 जो गारंटियां हैं वो दे दी है जनता को। और दोनों की अगर हम समानता की बात करें, दोनों ने बेरोजगारों के ऊपर बात की है कि बेरोजगार भत्ता वो देंगी, दोनों ने रोजगार के ऊपर बात की है। एक पार्टी ने 6 लाख का है, एक ने 5 लाख का है, हालांकि भाजपा का अभी तक कोई स्पष्ट नहीं स्तर पर हुआ है। महिलाओं पे दोनों पार्टियों ने बात की है। तो आप देखेंगे कि इस बार के जो ये चुनाव है, क्योंकि सभी दल जानते हैं कि अब जनता बेवकूफ नहीं रहेगी, केवल घोषणाओं पे वो रिलाई नहीं करेगी कि हमने पलायन की आपने बात की टीना जी, पलायन सिर्फ नौकरी को लेकर नहीं है, पलायन यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी है। बच्चे जो हैं उनको अच्छी जब शिक्षा नहीं मिल पाती है तो वो बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको लेकर क्या बातचीत हो रही है जमीनी स्तर पर?
जी देखिए, इसके ऊपर जो है क्योंकि हिमाचल सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है और हिमाचल को जो है साक्षरता दर में केरल के बाद माना जाता है। हालाँकि अब कह रहा है कि कहा जा रहा है कि पहले नंबर पे हिमाचल आ चुका है साक्षरता दर में। तो इस पर जो है सरकार तो फिलहाल जो 2 दल है वो तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़रूर बात कर रही है और वो कह रही है कि जो यहाँ के स्कूली इमारतों का जो ढाँचा है, जो स्कूली स्तर पे जो शिक्षा भी दी जा रही है, सरकारी स्तर पे जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें वो सुधार करेगी, बड़ा सुधार करेगी और लोगों का रुझान भी उनकी तरफ इस बात के ऊपर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग तरसते हैं, क्योंकि वो जो दुर्गम क्षेत्रों की अगर हम बात करें, काफी दूर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये एक बड़ी पहल की है हिमाचल के अंदर कि वो जो स्कूली जो शिक्षा है उसको एक तो वो मुफ्त करेगी हर बच्चे की, और दूसरा उसका स्तर सुधारेगी। स्कूली शिक्षा के बाद अगर जैसे आपने बताया प्लान, बिल्कुल यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, डॉक्टर्स पीएमटी क्लियर करना चाहते हैं और भी बड़ी कई तरह की पढ़ाइयाँ हैं, शिमला में इस तरह का यहाँ पे नहीं है, तो वो लोग जो है जरूर वो प्लान करते हैं यहाँ से बच्चे। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आयोजित एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाषण न दिए जाने से नाराजगी होने की खबर पर अजीत पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समय कम होने की वजह से मैंने भाषण नहीं दिया, मैं एनसीपी से नाराज नहीं हूं। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि पंजाब हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके लिए तत्काल वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। राज्य में दूध के उत्पादन में कमी होने के चलते दूध की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक पालक मंत्री का चुनाव नहीं कराया गया है, जबकि सरकार गठन होकर कई महीने बीत चुके हैं। पालक मंत्री का गठन न होने से राज्य में विकास कार्य ठप है। लोकशाही में जिस तरह से हो रहा है इसका मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाषण न दिए जाने से नाराजगी पर अजीत पवार ने अपना बयान दिया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार की एनसीपी से नाराजगी है, लेकिन अब अजीत पवार ने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, समय की कमी की वजह से वो भाषण नहीं दे पाए। इसी के साथ अजीत पवार ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल मुस्कान जी, जिस तरह से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, एनसीपी सुप्रीमो सहित तमाम नेता वहां मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार ने बीच मंच से ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी में ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा है। इस विषय को लेकर अजीत पवार ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि हमें हिंदी में बोलने के लिए हमने ही मना किया था कि हम हिंदी में भाषण नहीं देंगे। हालांकि यह कार्यक्रम दिल्ली में था तो हिंदी में बोलना ही लाजमी था, लेकिन महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इस पूरे मामले में अपनी बात कही, और लेकिन अजीत पवार ने कहा कि इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है और हमारा ये कार्यक्रम तय ही नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम भाषण नहीं देंगे और भाषण की लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं रखा गया था। तो ऐसे में इसे नाराजगी का नाम देना ये गलत बात है और एनसीपी में कोई नाराजगी नहीं है। इसी के साथ सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो सरकार पर भी उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पालक मंत्री का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए कई विषयों को उन्होंने चर्चा की, खासकर जिस तरह से पंजाब हरियाणा में लंपी बीमारी को लेकर तमाम जानवर प्रभावित हो रहे हैं और खासकर महाराष्ट्र में भी उसका खासा असर देखा जा रहा है, क्योंकि जो दूध की उत्पादन है वो महाराष्ट्र तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार
इस विषय को लेकर क्या कुछ कर रही है। लेकिन इस बीच उन्होंने पत्र लिखकर सरकार से यह भी मांग की है कि तुरंत जो है इस बीमारी का वैक्सीन मुहैया करवाया जाए। और इसके दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर भी कहा कि किसान बीमा को लेकर सरकार के पास अभी तक कोई तय सीमा नहीं है, कोई भी ऐसे कार्यकारिणी सारणी नहीं बनाई गई है जिससे किसानों को लेकर जो बीमा निर्धारित किया गया है उस पर कोई चर्चा कर सके। खासकर बाल विकास मंत्रालय को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि महाराष्ट्र में सरकार बने कई महीने हो गए, लेकिन अब तक बाल विकास मंत्रालय का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है। सरकार पर पालक मंत्री का चुनाव ना कराए जाने का लेकर जो आरोप लगाया उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सरकार को बने हुए मेरे ख्याल से करीब 1.5-2 महीने के आसपास हो गए, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का पूर्ण रूपेण विस्तार नहीं हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष में बैठे तमाम नेता लोग जो है सवाल खड़ा करते हैं। सवाल भी लाजमी बनता है क्योंकि महाराष्ट्र का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार इस वक्त जो है महाराष्ट्र और पूरे देश में होने वाले त्योहारों को लेकर जरूर चर्चा कर रही है। सरकार ये चिल्ला कर रही है कि त्योहारों को जोश से मनाइए, जश्न के साथ मनाइए, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन विकास को लेकर सरकार फिलहाल बोलने से कतरा रही है क्योंकि सरकार ने अब तक मंत्रिमंडल का पूरी तरह से विस्तार नहीं किया है। खासकर पालक मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो विकास है वो बिल्कुल रुका हुआ है। ऐसे में पालक मंत्री न होने के वजह से तमाम जो है सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा किया गया है। अजीत पवार ने सवाल पूछा है कि ये सरकार जो है कर्तव्यनिष्ठ की दावा करती है लेकिन बिल्कुल लापरवाह सरकार है और ये सरकार जो है मनमानी का भी मामला सामने आ रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे गुट के बीच में जो झड़प हुई थी, इस दौरान एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से रिवॉल्वर दिखाया गया है। इसमें भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर केंद्रीय मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इसके साथ और क्या कुछ खास रहा अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अजीत पवार ने जिस तरह से बयान दिया है ये पहला उनका मौका नहीं है क्योंकि 2007 में भी इसी तरह से 20 सभा में अजीत पवार उठकर चले गए थे। उसके बाद 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सरकार बनाई थी उसके 2 दिन पहले भी अजीत पवार बीच में से ही उठकर चले गए थे और इस दौरान उन्होंने बताया था वह गांव जा रहे हैं। लेकिन जब वापसी हुई तो देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ ही वह खुद उप मुख्यमंत्री बनकर आए। तो यह पहला मामला नहीं है अजीत दादा पवार का, इस तरह के कई बार हो चुका है। लेकिन मीडिया को जब इस तरह की जानकारी मिलती है तो जरूर जारी तौर पर मीडिया इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करती है, बुलाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि अजीत पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी। अब अजीत पवार ने सफाई दी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए हैं, क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार इस वक्त कुछ भी बोलने की तैयारी में नहीं है क्योंकि सरकार को पता है कि अगर विस्तार होता है तो इसका असर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर भी पड़ने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले को जो है अपने पास सुरक्षित रखा है। इसकी सुनवाई होनी बाकी है। चुनाव आयोग में भी यह पूरा मामला लंबित चल रहा है क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट यह कहता है कि असली शिवसेना उनके पास है, इसलिए शिवसेना का जो चिन्ह है वह उन्हें दे दिया जाए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि 16 विधायक जो है अयोग्य घोषित होने चाहिए क्योंकि उन्होंने संवैधानिक तरीके से गलत काम किया है, संवैधानिक तरीके से पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में गए जबकि पार्टी का विलय नहीं हुआ है, तो इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इस तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर वह सरकार बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो जाहिर तौर पर यह सरकार तत्काल प्रभाव में गिर जाएगी। यही वजह है कि इंतजार के साथ ही एकनाथ शिंदे आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।